अभी तक हमने देखा था कि कैसे गर्ड्स की जर्नी की शुरुआत हुई, जहां वो बॉर्न तो एक लाश के अंदर से हुआ था, बट उसे एक मर्सनरी का ग्रुप अडॉप्ट कर लेता है। जहां गर्ड्स बचपन से ही खून खराबे की जिंदगी को देख रहा था और इमोशनली और मेंटली टॉर्चर भी झेल रहा था कि कैसे वो एक बैड वुमन है जो कि एक कॉप्स के अंदर से बॉर्न हुआ है। लेकिन ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद उसका अडॉप्टेड फादर गाम्बिनो बैटल में अपना पैर गंवाने और एकदम यूजलेस हो जाने की वजह से गर्ड्स को ही ब्लेम करता है कि वो उसकी जिंदगी में बैड वुमन बन के आया है। और यहाँ पे गाम्बिनो उसे जान से मारने की कोशिश भी करता है, बट गर्ड्स अपने डिफेंस करते हुए उसे ही मार देता। और अब ऐसे ही सालों तक एक मर्सनरी ग्रुप से दूसरे तक वो भटकता रहा और भाई फाइनली उसका सामना होता है एक ऐसे मर्सनरी ग्रुप से जिसका नाम था द बैंड ऑफ हॉक्स, जिसके कुछ मेंबर्स गर्ड्स को लूटने की कोशिश करते हैं। जहां गर्ड्स उन्हें भाई काफी अच्छा खासा सबक सिखाता है, पर तभी गर्ड्स का सामना होता है बैंड ऑफ हॉक्स के लीडर ग्रिफिथ से, जो कि गर्ड्स को बस एक ही मूव में ढेर कर देता। लेकिन गर्ड्स का करेज, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी विल पावर को देख के भाई ग्रिफिथ का दिल आ गया उसके ऊपर, तो वो उसे बैंड ऑफ हॉक्स में इन्वाइट करता है, जहां एक और बार ग्रिफिथ वर्सेस गर्ड्स की बैटल होती है। और एक और बार हार का सामना करने के बाद गर्ड्स फाइनली बैंड ऑफ हॉक्स के साथ कुछ और सालों तक रहता है। जहां 19 साल का गर्ड्स अब बैंड ऑफ हॉक्स के 500 रेडर्स का कैप्टन बन चुका था और वहीं ग्रिफिथ को किंगडम ऑफ मिडलैंड में नाइट का टाइटल मिल गया था। लेकिन ऐसे ही एक दिन बैटल में जाते हुए उनका सामना हुआ एक ऐसे लेजेंडरी मर्सिनरी से जिसका नाम था नॉसफेरातु सॉर्ड, जिसने बस अकेले ही बैंड ऑफ हॉक्स की नाक में दम करके रखा था। और अपने साथियों को ऐसा मरता देख गर्ड्स भाई कूद पड़ा जोर से फाइट करने के लिए। पर ये जो उसका डिसीजन था कुछ ही टाइम में उसका वर्स्ट नाइटमेयर बनने वाला था, क्योंकि यहाँ से हमें स्टोरी में मॉन्स्टर्स और डीमंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जहाँ पे नॉसफेरातु ज़ॉर्ड सम काइंड ऑफ इमॉर्टल मॉन्स्टर था जिसने न सिर्फ गर्ड्स और उसके साथियों को पेला, बल्कि यहाँ पे वो ग्रिफिथ तक को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो ग्रिफिथ के गले में बहलित नाम के पेंडेंट को देखता, वो यहाँ पे शॉक रह गया कि आखिर एग ऑफ किंग एक ह्यूमन के पास क्या कर रहा है, जिससे रिलेटेड अभी तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज़ॉर्ड तो भाई ये देख के गर्ड्स को एक वार्निंग नहीं एक प्रोफेसी सुना के जाता है, जिस दिन ग्रिफिथ के एम्बिशंस कोलैप्स करेंगे उसी टाइम डेथ विल पे हिम अ विजिट, अ डेथ गर्ड्स कैन नेवर एस्केप। जहां आप ज़ॉर्ड से बच के वापस से मिडलैंड के कैसल में जाने के बाद गर्ड्स और ग्रिफिथ आपस में बात कर रहे होते हैं। और अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ग्रिफिथ और गर्ड्स आपस में बात कर रहे थे तभी वहां पे मिडलैंड का किंग आ जाता है। और यहाँ पे वो आते ही भाई ग्रिफिथ और बैंड ऑफ हॉक्स की काफी तारीफ करता है, क्योंकि उन लोगों ने बैटल में काफी कुछ अचीव कर लिया है। जिस चीज को देख के किंग का छोटा भाई काउंट जूलियस यहाँ पे किंग से कहता है कि आखिर तुम एक कॉमनर से ऐसे बात क्यों कर रहे हो, इतना फ्रैंकली बात करने की जरूरत नहीं है इन कॉमनर से। बट किंग की यहाँ पे थोड़ी सोच अलग थी। वो जानता है कि इस वॉर के टाइम पे बस नोबल्स लोग ही उसके काम नहीं आएंगे, बल्कि जो कॉमनर्स है खास करके ग्रिफिथ जैसे जो कि काफी यार टैलेंटेड है, वही उसके काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे वो ग्रिफिथ की काफी तारीफ कर रहा होता है, जिस चीज को देख के ऑब्वियसली यहाँ पे काउंट जूलियस जो कि एक जनरल भी है मिडलैंड के किंगडम का, वो काफी जेलस फील कर रहा होता है। एंड तभी यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है किंगडम की प्रिंसेस शार्लेट से, जो कि यहाँ पे काफी शाई है। और किंग भी कहता है ये यार ऐसी ही है, मैंने इसको काफी नाच प्यार से पाला है। और जैसे यहाँ से वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम देखते कि भाई प्रिंसेस टकराती है और नीचे ही गिरने वाली होती है। तभी यहाँ पे ग्रिफिथ उसे पकड़ता है, लेकिन इस चीज को देख के भाई काउंट जूलियस ग्रिफिथ को थप्पड़ मारता है। और यहाँ पे जूलियस कहता कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई किंगडम की प्रिंसेस को ऐसे छूने की। एंड वेल ये देख के तो यहाँ पे गर्ड्स भाई इस बंदे को मारने ही वाला था, लेकिन ग्रिफिथ उसे रोक देता है। और यहाँ पे वो खुद भाई जूलियस से माफी मांगता है कि मुझे यार माफ कर दो। एंड तभी यहाँ पे वो सब लोग चले जाते हैं, लेकिन ग्रिफिथ और प्रिंसेस की भाई यहाँ पे आंखें भिड़ चुकी थी। जहाँ पे अब सीन चलता है जूलियस की तरफ ही, जो कि देख रहा होता है कि इवन काफी सारी जो मेट्स है वो भी भाई ग्रिफिथ की तारीफ कर रही होती कि कैसे ग्रिफिथ कितना चार्मिंग है, उसने भाई कितना कुछ अचीव कर लिया है इतनी छोटी सी एज में। जिस चीज को देख के यहाँ पे जूलियस तो और ज्यादा जेलस फील करने लग गया और यहाँ पे वो सारी मेट्स को चिल्ला के भगा देता है। और तभी यहाँ पे उसके सामने आता है मिनिस्टर फॉस, जो कि यहाँ पे उससे कहता है कि आखिर तो यहाँ पे इन लोगों को चुप करा लेगा, लेकिन बाकी लोगों का क्या। सब लोग बैंड ऑफ हॉक्स खास करके ग्रिफिथ की तारीफ के भाई पुल बांध रहे हैं यहाँ पे। और इवन फॉस तो यहाँ पे उसको ये तक इन्फॉर्म कर
था कि जो ऑटम के अंदर हंटिंग गेम आ रहा है जिसके अंदर किंग पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि किंग को गार्ड करने की ड्यूटी बैंड ऑफ हॉक्स को मिल चुकी है। जिस चीज को सुन के यहाँ पे जूलियस तो आग बबूला हो गया, क्योंकि हर साल उसे ही ये ड्यूटी मिलती थी और अब एक कॉमनर ही काम करेगा, ये भाई उसको बिल्कुल भी पच नहीं रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आग में घी डालने का काम फॉस और कर देता है, जहाँ पे वो कहता है कि जिस रफ्तार में यहाँ पे ग्रिफिथ बढ़ रहा है, जहाँ पे उसको भाई टाइम नहीं लगेगा एक जनरल की पोजीशन में आने में। जिस चीज को सुन के यहाँ पे जूलियस का तो दिमाग ही फट गया। ही इज लाइक एक कॉमनर मेरी बराबरी करेगा, एक जनरल की पोजीशन में आएगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे फॉस उसको एक काफी तगड़ी स्कीम बताता है। फॉस यहाँ पे उसको कहता है कि जो हंटिंग गेम है वो एक काफी डेंजरस गेम है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, क्या पता एक स्ट्रे एरो जो कि किसी एनिमल को हंट करने के लिए शूट किया गया हो, क्या पता वो जाके ग्रिफिथ को लग जाए जो कि भाई कवर होगा पॉइजन से। जिस चीज को सुन के जूलियस भी लाइक अरे क्या बात कर रहा है, तो क्या सही में वही कहना चाह रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। एंड फॉस भी लाइक मैं तो बस एक एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आखिर ये खतरनाक गेम जो है। सो यहाँ पे अब हंटिंग का टाइम आ चुका था, जहाँ पे किंग को गार्ड करने के लिए ना सिर्फ जूलियस और उसके ट्रूप्स आए थे बल्कि यहाँ पे बैंड ऑफ हॉक्स भी उनके साथ में थे। जहाँ पे ग्रिफिथ तो जाता है और वो प्रिंसेस से बात करता है, जहाँ पे प्रिंसेस कहती है मुझे यार ये हंटिंग वंटिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं है, आखिर क्यों तुम लोग यहाँ पे ह्यूमंस को मारते हो, ऐसे एनिमल्स को मारने की कोशिश करते हो। बट तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रिफिथ तो भाई एक पेड़ से पत्ती को तोड़ता है और उससे सीटी बजाने की कोशिश करता है, जिस चीज को देख के प्रिंसेस भी भाई ये चीज करने की कोशिश करती है और यहाँ पे ग्रिफिथ उसको सिखा रहा होता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं और यही यहाँ पे सीन चल रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके पीछे से यहाँ पे एक बोर भागता हुआ आता है, जिसकी वजह से जो प्रिंसेस का हॉर्स था वो यहाँ पे काफी तेज से भागने लग गया, जिसका पीछा यहाँ पे ग्रिफिथ भी करता है और जैसे ही यहाँ पे उस हॉर्स को रोक लेता, यहाँ पे वो प्रिंसेस को नीचे उतारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सडनली एरो आता है जो कि भाई ग्रिफिथ के चेस्ट को पियर्स कर देता, जिस चीज को देख के प्रिंसेस यहाँ पे शॉक रह गए। और तभी यहाँ पे बाकी बैंड ऑफ हॉक्स के मेंबर आ जाते हैं, ग्रिफिथ, कास्का, बाकी सब, वो यहाँ पे ग्रिफिथ को देख के भाई शॉक रह जाते। यहाँ पे वो देखते कि आखिर ये एरो किसने शूट किया। यहाँ पे कास्का जाती है दौड़ के ग्रिफिथ को बचाने के लिए, उसको अपनी गोद में लेती है, लेकिन यहाँ पे ग्रिफिथ कहता अरे कास्का शांत हो जा, मैं ठीक हूँ। जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो असल में एरो था जो कि पॉइजन से कवर्ड था, वो भाई यहाँ पे ग्रिफिथ को लगा ही नहीं बल्कि वो तो लगता है उसके नेकलेस बहलित को। यहाँ पे उसके नेकलेस बहलित ने उसकी जान बचा ली एक शील्ड की तरह काम करके, जिसको देख के सब लोग शौक रह गए कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो सही में भाई एक डेविल्स लक है। और डेविल्स लक की बात को सुन के यहाँ पे गट्स तो भाई अभी भी जॉर्ड के बारे में सोच रहा था, जहाँ पे जॉर्ड ने भाई इस पेंडेंट को देख के गट्स को एक वार्निंग दी थी। लेकिन गट्स अभी इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकालता है और उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने एरो को शूट किया होगा। लेकिन यहाँ पे ग्रिफिथ कहता है ये जो एरो था वो पॉइजन से कवर था। तो यहाँ पे लोग कहते क्या यहाँ पे प्रिंसेस को मारने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे वो लोग सोचते आखिर ग्रिफिथ को मार के कोई क्या ही कर लेगा। लेकिन ग्रिफिथ तो यहाँ पे कहता कि इस एरो और इस पॉइजन को जिसने भी शूट किया है उसको काफी ज्यादा हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। और ग्रिफिथ यहाँ पे भाई काफी खूंखार नजरों से यहाँ पे जूलियस की तरफ देखता है, जिस चीज को देख के यहाँ पे जूलियस भी शॉक रह गया। जहाँ पे अब सीन चलता है सीधा जूलियस की तरफ, जहाँ पे अब ये हंटिंग गेम खत्म हो चुका था और यहाँ पे हम देखते हैं कि जूलियस भाई उस पर्सन से बात कर रहा था जिसने इस एरो को शूट किया था। जहाँ पे वो पर्सन कहता मैंने तो यार अच्छे से एकदम टारगेट को लॉक करके उसके ऊपर एरो शूट किया था, लेकिन आखिर वो कैसे बच गया मुझको कुछ पता नहीं है यार। बट जूलियस तो इस चीज को सुन के और ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगा कि वो जो एरो था वो प्रिंसेस के लिए आया था, जिसकी वजह से जो सारे लोग हैं और इवन जो किंग है वो भी यहाँ पे भाई ग्रिफिथ की तारीख के पुल बांध रहे थे अब। और क्योंकि यहाँ पे ग्रिफिथ ने जूलियस को काफी डेंजरस लुक दिया था, तो यहाँ पे वो सोचता कि क्या उसको पता चल गया कि ये एरो मैंने ही शूट करवाया था। लेकिन फिर वो सोचता नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, उसको पता नहीं चल सकता यार यहाँ पे। बट तभी यहाँ पे सीन चलता है गट्स और ग्रिफिथ की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रिफिथ भाई काफी सारी बुक्स को पढ़ रहा था और गट्स उसके पास आता है, जहाँ पे ग्रिफिथ ने उसको बुलाया होता है। जहाँ पे गट्स ग्रिफिथ से कहता है आखिर तूने अपने आप को इतनी सारी किताबों से कवर करके क्यों रखा है, क्या तुझे एक किताबी कीड़ा बनना है। लेकिन यहाँ पे ग्रिफिथ कहता है एक पर्सन को ग्रेट बनने के लिए बस उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो ग्रिफिथ बुक्स पढ़ रहा था वो ज्यादातर हिस्ट्री, रिलीजियन, फिलोसफी, केमिस्ट्री, टैक्टिक्स और कुछ कॉस्मेटिक्स और कुकिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे बुक्स थी। और इवन कुछ बुक्स तो यहाँ पे ऐसी थी जो कि भाई तुम लोग देख ही लो यार लिटरली। इस भाई पोर्नो बुक को देख के गर्ल्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया।
एंड ग्रिफिथ भी लाइक क्या तू इसको बोरो करना चाहेगा, एंड गर्ड्स तो भाई यहाँ पे उसको लेके बैठ गया और लिटरली पन्ने स्क्रॉल करके भाई देखने लग जाता उनकी ड्राइंग को। सो असल में यहाँ पे ग्रिफिथ ने गर्ड्स को बुलाया होता है क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पे एक पर्सन को जान से मार दे, यानी कि असैसिनेशन, जो कि कोई और पर्सन नहीं है बल्कि यहाँ पे ग्रिफिथ गर्ड्स को जूलियस को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसको पता लग चुका था कि यहाँ पे जो एरो शूट किया था जिसके अंदर पॉइजन से कवर था वो भाई यहाँ पे जूलियस ने ही शूट करवाया था। सो यहाँ पे ग्रिफिथ कहता है ये कोई नॉर्मल चीज नहीं होगी, क्योंकि बैटल के अंदर लोगों को मारना अलग चीज है और यहाँ पे असैसिनेशन करना ये बिल्कुल ही अलग चीज है। बट गर्ड्स भी लाइक आखिर तू कहना क्या चाहता है, ये मेरे लिए एक ऑर्डर है ना, तो ऑब्वियसली मैं इसको फुलफिल करूंगा ही। एंड वेल गर्ड्स यहाँ पे चल देता है जूलियस को मारने के लिए, जहाँ पे वो छत से भाई यहाँ पे जूलियस को देख रहा होता है जो कि अपने बेटे आडोनिस को ट्रेन कर रहा होता है। और यहाँ पे इस सीन को देख के भाई गर्ड्स के माइंड में यहाँ पे गाम्बिनो के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन घूमने लगती, लेकिन गर्ड्स भी लाइक अभी टाइम नहीं है भाई इन सब चीजों के बारे में सोचने का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही जूलियस आडोनिस को ट्रेन करके अपने चेम्बर के अंदर जाता है, यहाँ पे भाई गर्ड्स उसके सामने आ जाता है। एंड इस चीज को देख के यहाँ पे जूलियस शॉक रह गया कि आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन गर्ड्स भाई अपनी तलवार को उठाता है और जैसे ही यहाँ पे जूलियस अपनी तलवार के पास रीच करने की कोशिश करता, गर्ड्स भाई उसको बीच से काट देता है लिटरली। गर्ड्स ने यहाँ पे जूलियस को तो मार ही दिया था, लेकिन सडनली दरवाजे के पास वो देखता है कि कोई बंदा चिल्ला रहा होता है कि यहाँ पे इंट्रूडर आ चुका है, और गर्ड्स यहाँ पे उसको भी मारने जाता है और जैसे ही यहाँ पे उसके चेस्ट को पियर्स करता, तो यहाँ पे गर्ड्स देखता कि ये तो वही बच्चा आडोनिस है जो यहाँ पे अभी जूलियस के साथ था जिसको ट्रेन कर रहा था। एंड वेल इस सीन को देख के यहाँ पे गर्ड्स भाई काफी आज शौक में आता है कि उसने एक बच्चे को जान से मार दिया। एंड यहाँ पे आडोनिस की भाई चेस्ट पियर्स हो रखी थी, वो भाई यहाँ पे लिटरली रो रहा था, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था और यहाँ पे मानो भाई वो गर्ड्स को कुछ बोलने की कोशिश करता है, जहाँ पे गर्ड्स उसके हाथ को थामता भी है, लेकिन यहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे एक इनोसेंट चाइल्ड को किल करने के बाद गर्ड्स का माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका था, लेकिन तभी वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और गर्ड्स यहाँ पे भाई एक के बाद एक गार्ड्स को काटे जा रहा है। और यहाँ पे गार्ड्स अब चारों तरफ भाई गार्ड से घिर चुका है, जहाँ पे गार्ड्स इवन उसके ऊपर एरो से शूट भी कर देते, लेकिन भाई यहाँ पे गार्ड्स कैसे बचते बचाते भाई जाता है और वो एक सीवर के अंदर चले जाता है और जैसे ही वो उसके अंदर कूदता उसका सर भाई एक पत्थर से टकराता है और यहाँ पे गार्ड्स बेहोश हुआ था, जहाँ पे वो अपने ड्रीम के अंदर पास्ट के बारे में सोच रहा था, गाम्बिनो के बारे में, शीशु के बारे में और भाई जॉर्ड के बारे में कि कैसे उसने जॉर्ड से फाइट करी। और लिटरली यहाँ पे एक नाइटमेयर को देख रहा होता है जहाँ पे जॉर्ड गर्ड्स के बचपन के फॉर्म को ही मार रहा होता है। एंड जैसे ही यहाँ पे गर्ड्स भाई होश में आता है, वो देखता है कि भाई उसके सर से यहाँ पे ब्लड निकल रहा है और तभी यहाँ पे गर्ड्स जा पहुंचता है बैंड ऑफ फॉक्स के मेंबर्स के पास, जहाँ पे सब लोग यहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे कास्का गर्ड्स को देख लेती है और उसको कहती है आखिर तो कहाँ से आ रहा है, और वो नोटिस करती है यहाँ तो भाई गर्ड्स मानो किसी सीवर से उठ के आ रहा है और गर्ड्स के हाथ में एरो का भी निशान है। तो यहाँ पे गर्ड्स कास्का से पूछता है कि आखिर ग्रिफिथ कहाँ पे है, तो यहाँ पे वो उसको बताती है कि ग्रिफिथ एक पार्टी को अटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे गर्ड्स वहां से चले जाता है और अब सीन पार्टी की तरफ ही चलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टी को छोड़ के यहाँ पे ग्रिफिथ और प्रिंसेस शार्लेट बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे अब दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं और इस चीज को यहाँ पे गर्ड्स भी देख लेता है। लेकिन जैसे ही उनके पास जाने की कोशिश करता, यहाँ पे पीछे से कास्का आ जाती है और उसको कहती कि आखिर तो ऐसी हालत में वहां जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रिफिथ को तो एम्बैरस मत कर दियो। सो यहाँ पे शार्लेट ग्रिफिथ से पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पे लोग वॉर के अंदर जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पे मैन भाई ब्लड शेड को एंजॉय करते हैं। जिस चीज को सुन के यहाँ पे ग्रिफिथ कहता कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैन लोग ब्लड शेड को एंजॉय करते हैं, बल्कि यहाँ पे वो लोग बैटल के अंदर, वॉर के अंदर इसलिए जाते हैं क्योंकि उन लोगों को किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है। सो यहाँ पे शार्लेट कहती क्या तू फैमिली और लवर्स की बात कर रहा है, तो ग्रिफिथ यहाँ पे कहता है हाँ वो भी चीजें हैं, बट उससे पहले भी कोई चीज आती है और वो है खुद के लिए कुछ अकम्प्लिश करना, अपने ड्रीम को अचीव करना। जहाँ पे ग्रिफिथ अब ड्रीम्स के बारे में बात करता है कि कैसे किसी के ड्रीम्स को अचीव करने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है और किसी के ड्रीम्स तो ऐसे होते हैं जो कि बाकी लोगों के ड्रीम्स को डिवॉर कर लेते हैं। यानी कि ड्रीम चाहे कैसा भी हो, चाहे उसको हर्ट कर रहा हो, चाहे उसको पेन दे रहा हो या करेंटली उसको मारने की भी कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर
भी एक पर्सन अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है और सब लोगों को ऐसे किसी ड्रीम को अपनी लाइफ में एक बार तो रखना ही चाहिए। जहाँ पे ग्रिफिथ फिर एक ऐसी लाइन कहता है जिसने भाई गट्स के ऊपर मानो एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया हो। यहाँ पे ग्रिफिथ कहता है कि बस बॉर्न होना और सिंपली बिना किसी रीजन के जीना, यहाँ पे ग्रिफिथ इस लाइफस्टाइल को अवॉइड नहीं कर सकता। एंड वेल ये सब बातें सुन के यहाँ पे प्रिंसेस शार्लेट कहती है कि तुम काफी एक वंडरस पर्सन हो, तुम्हारे पास काफी सारी नॉलेज है। जहाँ पे वो इवन ये तक कहती है कि ग्रिफिथ काफी स्ट्रॉन्ग तो है ही, लेकिन उसके साथ उसके पास काफी नॉलेज भी है। और यहाँ पे वो कहती कि ग्रिफिथ के सारे जो फ्रेंड्स है वो पक्का इन्हीं चीजों को देख के यहाँ पे चार्म हो गए होंगे और इसीलिए यहाँ पे वो लोग ग्रिफिथ को फॉलो करते हैं। बट ग्रिफिथ यहाँ पे इस बात को सुन के कहता है कि हाँ वो लोग काफी एक्सीलेंट ट्रूप्स हैं, हम लोगों ने काफी बार भाई बैटल के अंदर जाके अपनी जान को भाई दाव पे लगाया है, बट वो लोग मेरे फ्रेंड नहीं है। मेरे लिए एक फ्रेंड वो है जो कि अपने खुद के ड्रीम को फॉलो करे और अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए कुछ भी कर दे, चाहे उसके रास्ते में मैं क्यों ना हूं, मेरे को भी यहाँ पे वो जान से मार सकता है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। ग्रिफिथ के लिए बस वो ही पर्सन उसका सच्चा फ्रेंड है जिसको वो अपने इक्वल समझता है, जो कि ग्रिफिथ के इक्वल है। एंड वेल इस चीज को सुन के यहाँ पे गट्स के ऊपर तो मानो भाई पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि ग्रिफिथ का यहाँ पे काफी अच्छा ड्रीम है किंगडम बनाने का खुद का, लेकिन गट्स भाई शुरू से ही सोचता है कि उसको बस भाई जीना है, एक बैटल से दूसरे बैटल के अंदर जाना है, बस स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करना है। उसका रियली में अभी कोई ड्रीम नहीं है जिसको अचीव करना चाहता हो। एंड वेल ये सब चीजें यहाँ पे चल रही होती है जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक मेड आती है जो कि उन लोगों को इन्फॉर्म करती कि यहाँ पे काउंट जूलियस और उसके बेटे आडोनिस को किसी ने जान से मार दिया है, जिसकी वजह से पूरा कैसल यहाँ पे अप्रूर के अंदर आ रखा है। एंड वेल इस न्यूज को सुन के यहाँ पे ग्रिफिथ तो भाई धीरे धीरे करके स्माइल करता है, बट गट्स को यहाँ पे हम देखते हैं जो कि भाई ग्रिफिथ की अभी तक की सारी बातों को सुन के यहाँ पे बिना ग्रिफिथ से मिले वहां से वो चले जाता है। सो जूलियस के मरने के बाद सब लोग यहाँ पे ग्रिफिथ को ही मिडलैंड का गार्डियन एंजल कहने लग गए थे, जहाँ पे अब एक न्यू वॉर आ चुकी थी इन लोगों के सामने और ग्रिफिथ और उसकी बैंड ऑफ ऑक्सी कंपनी भाई यहाँ पे जाती है वॉर के अंदर फाइट करने के लिए। जहाँ पे जाने के टाइम ग्रिफिथ के सामने आता है मिनिस्टर फॉस, जो कि यहाँ पे ग्रिफिथ की भाई काफी तारीफें कर रहा होता है कि कैसे भाई ग्रिफिथ ने काफी कुछ अचीव कर लिया है और कैसे यहाँ पे ग्रिफिथ को अब गार्डियन एंजल कहने लग गए मिडलैंड का। जहाँ पे इवन फॉस ग्रिफिथ के आगे जूलियस और उसके बेटे आडोनिस की डेथ के बारे में बात करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि कैसा क्रूअल इंसान रहा होगा वो जिसने आडोनिस को मार दिया, जो कि बस एक छोटा बच्चा था। एंड ही इज लाइक श्योरली ये किसी शैतान का ही काम रहा होगा, लेकिन भाई यहाँ पे ग्रिफिथ तो काफी काम हो गए कहता है ये किसी शैतान का काम नहीं था बल्कि किसी ह्यूमन का ही काम था। जिसके साथ साथ यहाँ पे फॉस तो ये तक कहता है कि मेरे पास तो ये तक इन्फॉर्मेशन आई है, ये तक यहाँ पे रूमर चल रहा है कि जो ऑटम हंट के टाइम पे प्रिंसेस को एरो लगने वाला था वो असल में प्रिंसेस के लिए नहीं था बल्कि तुम्हारे लिए था। जिस चीज को सुन के ग्रिफिथ भी लाइक आगे मेरे लिए एरो क्यों होगा भाई, वो मुझे कौन ही मारना चाहेगा, मैं तो बस एक छोटा मोटा सोल्जर हूँ। लेकिन यहाँ पे फॉस कहता अरे तो अपने आप को कम मत समझ, यहाँ पे जो लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं कैसल के अंदर। जहाँ पे भाई ये सब चीजें मेंशन करके फॉस यहाँ पे ग्रिफिथ का रिएक्शन नोट करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे वो जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये सारा जो काम है क्या यहाँ पे ग्रिफिथ को पता चल चुका था कि यहाँ पे जो जूलियस है उसको मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए यहाँ पे ग्रिफिथ ने उसको जान से मार दिया। एंड ही इज लाइक यहाँ पे जो ग्रिफिथ का रिएक्शन था, क्योंकि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, पहले तो वो सोचता कि क्या यहाँ पे ग्रिफिथ ने उसको नहीं मारा, बट देन ही इज लाइक नहीं नहीं ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये पक्का ग्रिफिथ का ही काम है। जिसके बाद फिर वो सोचता है कहीं इसको मेरे बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल गई, पर फिर वो सोचता मैंने तो यार कुछ करा ही नहीं, मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती इसे। बट जैसे ही यहाँ पे ग्रिफिथ इस बंदे से थोड़ा दूर जाता है और जैसे ही ये बंदा ग्रिफिथ की आंखों में देखता है, बिल्कुल भाई जैसे ग्रिफिथ ने जूलियस को एकदम डेंजरस नजरों से देखा था, यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही इसको देखता है ये। बट वेल तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसेस शार्लेट यहाँ पे ग्रिफिथ के पास आ जाती है और उसको यहाँ पे एक स्टैचू देती है, जहाँ पे वो कहती है कि ये जो मैन वाला स्टैचू है वो तेरे को भाई एक वुमेन वाले स्टैचू के पास अट्रैक्ट करेगा जो कि मेरे पास है, तो यहाँ पे बैटल से जिंदा बच के वापस जरूर आएगा। सो अब यहाँ पे ये लोग तो बैटल के अंदर चल देते हैं, लेकिन प्रिंसेस का ये सब चीजें करना, जो उसकी स्टेप मदर है जो कि करंटली यहाँ पे क्वीन है इस किंगडम की, वो यहाँ पे ये सब चीजें देख लेती है और कहती है आखिर तो ये क्या करने की कोशिश कर रही है, वो एक कॉमनर है उसके साथ तो ऐसी हरकतें कर रही है, उसको ऐसा गिफ्ट दे रही है। बट शार्लेट भी लाइक ये मेरी चीजें हैं, मैं कुछ भी करूँ तुझे क्या भाई, और वहां से चली जाती है। एंड फिर तभी यहाँ पे सीन चलता है बैटल की तरफ, जहाँ पे हम देखते
देखते कि दोनों किंगडम्स की आर्मी यानी कि मिडलैंड वर्सेस ट्यूडर की आर्मी अब आमने सामने आ चुकी थी, जहाँ पे भाई एक दूसरे के ऊपर ये लोग टूट पड़ते हैं और भाई घमासान युद्ध छिड़ जाता है यहाँ पे। बट फिर यहाँ पे हम देखते कि इस बैटल के स्टार्ट होने से पहले कास्का थोड़ा यहाँ पे डाउन फील कर रही थी, मे बी उसकी तबीयत यहाँ पे सही नहीं है। एंड यहीं पे हम देखते कि भाई कास्का यहाँ पे फाइट तो कर रही है, लेकिन तभी यहाँ पे काफी तगड़ा काफी बड़ा बंदा भाई उसके सामने आता है, जहाँ पे वो बंदा कास्का को देख के कहता है, अच्छा तू है वो लड़की जो यहाँ बैंड ऑफ हॉक के काफी सारे मेंबर्स को कमांड कर रही है। ही इज लाइक मैं ये चीज को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता कि यहाँ पे एक वुमेन नाइट के रोल को प्ले करने की कोशिश कर रही है। वुमेन आर क्लियरली इंफीरियर टू मैन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। आखिर तो यहाँ पे बैटल के अंदर कर ही क्या सकती है, बट देन इज लाइक नहीं तू कुछ तो कर सकती है। यहाँ पे जो तेरे सोल्जर्स है उनका यहाँ तू मन बहला सकती है, और क्या पता यहाँ पे तूने ऐसा ही करके भाई यहाँ पे ग्रिफिथ के साथ सो के तूने इस पोजीशन को हासिल किया हो यहाँ पे बैंड ऑफ हॉक्स के अंदर। जिस चीज को सुन के यहाँ पे कास्का तो काफी आग गुस्से में आती है और वो अपने वेपन को यूज करके इसके ऊपर चार्ज करने की कोशिश करती, लेकिन ये बंदा अपना काफी बड़ा सा ट्राइडेंट को यूज करता है और कास्का को लिटरली उसके हॉर्स से नीचे फेंक देता है, जहाँ पे उसके ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन कास्का उस अटैक को डॉज कर लेती है। जहाँ पे वो कहता है कि ये जो बैटल फील्ड है वो आर्मियों के लिए एक सीक्रेट ग्राउंड है। मैं अडोन, हेड ऑफ द ब्लू व्हेल अल्ट्रा हैवी आर्मर्ड फियर्स असॉल्ट एनाइलेशन नाइट कॉर्प का लीडर, तुझे सिखाऊंगा कि आखिर तूने क्या फुलिशनेस करी है इस सीक्रेट ग्राउंड में कदम रख के। जहाँ पे ये बंदा अडोन अपने ट्राइडेंट को यूज करके कास्का के ऊपर भाई लगातार अटैक कर ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कास्का के पास भाई बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है इस चीज को डॉज करने के लिए, मुश्किल से यहाँ पे इस चीज को डॉज कर पा रही है। एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके जैसे ये कास्का के ऊपर अटैक करता है उसको एकदम क्लिफ के किनारे पे ले आता है, जहाँ पे वो कहता मैं तेरे को एक यहाँ पे मौका देता हूँ, तू यहाँ पे मेरी कैदी बन जा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा, लेकिन इसके बदले तुझे मेरे सोल्जर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जिसे सुन के कास्का भी लाइक अबे साले कुत्ते भाड़ में जा तू, और यहाँ पे भाई ये बंदा कास्का के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहां पे आ जाता है गट्स जो कि इसका अटैक को ब्लॉक तो कर ही लेता है। जिस चीज को देख के यहाँ पे ये बंदा शॉक रहेगा कि भाई यहाँ पे गट्स ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया, बट गट्स यहाँ पे कास्का से बात करता है और कहता है आखिर तुझे हो क्या गया, यहाँ पे कैसे फाइट कर रही है, तो क्या अपनी जान गंवाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे तू बैटल के अंदर। बट देन ही इज लाइक चलो छोड़ो, वैसे भी मुझे अपनी स्वॉर्ड को घुमाने की काफी बेताबी हो रही है, कोई भी चलेगा मुझसे कोई भी फाइट करो। जहाँ फिर हम अडोन को देखते हैं जो कि गट्स से कहता है तूने मेरे अटैक को एक बार तो रोक लिया, लेकिन लाइटनिंग को भाई 2 बार नहीं रोका जा सकता। एंड यहाँ पे अडोन अपने ट्राइडेंट जैसे स्पीयर को भाई अपने हाथों में घुमाता है, एंड ही इज लाइक ये वो टेक्निक है जो कि मार्बल को भी टुकड़ों में तोड़ सकती है, जो कि मेरी फैमिली के अंदर 140 सालों से पास ऑन हो रही है। जहाँ ये बंदा अपनी स्पेशल टेक्निक को गट्स के ऊपर यूज करने ही वाला था, लेकिन गट्स भी लाइक अबे इतना टाइम लगाएगा तो मैं रुकूंगा थोड़ी, तो भाई यहाँ पे गट्स अपने मूव को यूज करता है और इसके सर के ऊपर अटैक कर देता है। एंड भाई गट्स की स्वॉर्ड के बारे में तुम जानते ही हो, इसका भाई मुंह एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं रुका गट्स बल्कि दूसरी बार भाई साइड से इसके मुंह पे घुमाता है, मान लो भाई तमेचा मार रहा है इसके मुंह पे। एंड भाई जो इसके मुंह का हाल हुआ है ना यार, जहाँ ये बंदा अपने घोड़े से गिर के भाई काफी दूर जाके गिरा है। एंड तभी यहाँ पे गट्स पीछे मुड़ के कास्का की तरफ देखता है, लेकिन सडनली यहाँ पे हम देखते कि कास्का बेहोश हो आती और वो क्लिफ से नीचे गिरने ही वाली होती है, तो यहाँ पे गट्स उसकी तरफ कूदता है उसको बचाने के लिए, लेकिन भाई अडोन जो बंदा था वो अपने पास से भाई एरो को निकालता है और यहाँ पे गट्स के ऊपर शूट कर देता, जहाँ पे कास्का और गट्स नीचे तो गिर ही जाते हैं, लेकिन गट्स के स्टमक में भाई एरो भी यहाँ पे पियर्स कर देता है। सो यहाँ पे कास्का और गट्स दोनों ही क्लिफ से नीचे जा गिरे, जहाँ पे हम देखते कि गट्स भाई यहाँ पे अपने आर्मर के अंदर तैर के यहाँ पे कास्का को नदी से बाहर निकालता है, उसके पेट से यहाँ पे पानी को बाहर निकालता है। एंड ही इज लाइक आर्मर को लेके भाई मैं बिल्कुल भी तैरने नहीं वाला आपसे। एंड इसी बीच ग्रिफिथ को भी यहाँ पे न्यूज मिल जाती है कि गट्स और कास्का क्लिफ से नीचे जा गिरे, तो यहाँ पे उनके लिए वो रेस्क्यू पार्टी को अरेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ और लोग जो कि बैंड ऑफ हॉक्स के साथ ही नहीं है बल्कि मिडलैंड के आर्मी के हाई मेंबर्स है, वो यहाँ पे कहते हैं कि तू ऐसा यार बैटल फील्ड के बीच में नहीं कर सकता। वो यहाँ पे कहता है कि हम लोग ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट बैटल के अंदर में, किसी रेस्क्यू पार्टी में हम ट्रूप्स को यहाँ पे नहीं भेज सकते। सो यहाँ पे ऑब्वियसली इन दोनों के लिए भाई अभी करंटली तो कोई रेस्क्यू पार्टी नहीं जाने वाली, तो यहाँ पे इस चीज को गट्स भी समझता है, तो यहाँ पे वो कास्का को उठाता है और एक केव के अंदर लाके बैठ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि भाई कास्का को फीवर है और यहाँ पे उसके कपड़े भी काफी गीले हो चुके हैं, और ऊपर से यहाँ पे वो आग भी नहीं चला सकता, क्योंकि अगर उसने आग जलाई और जो एनिमी ट्रूप्स के मेंबर्स है उन्होंने भाई यहाँ पे इसको देख लिया तो यहाँ पे भाई काफी मुश्किल हो जाएगी उन लोगों के लिए।
सो यहाँ पे गर्ड्स अपने सर को खुजलाता है एंड ही इज लाइक मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। अपने कपड़े तो उतार ही चुका था, यहाँ पे कास्का के कपड़े भी भीगे हुए थे तो यहाँ पे उसके कपड़े को भी उतारता है एंड तभी यहाँ पे देखता कि कास्का की बॉडी से ब्लड बह रहा है एंड ही इज लाइक कहीं यहाँ पे कास्का इंजर्ड तो नहीं हो गई। बट तभी उसे समझ में आता कि असल में कास्का तो यार पीरियड्स के अंदर थी। जहाँ गर्ड्स भी कहता मस्ट बी टफ बीइंग अ वुमेन, तो यहाँ पे गर्ड्स भाई कास्का के कपड़े तो उतार देता है और उसको यहाँ पे अपने पास पकड़ के बैठ जाता है ताकि उसकी बॉडी को वार्म कर सके। सो यहाँ पे अब थोड़े टाइम बाद कास्का को होश आता है, जहाँ पे अभी भी वो थोड़ी बेहोशी की हालत में ही है। जहाँ पे वो देखती मेरे यार कपड़े उतरे हुए हैं, तो यहाँ पे गर्ड्स उसको कहता तो यहाँ पे भीगी हुई थी, मैं फायर नहीं लगा सकता था, तो यहाँ पे मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन कास्का उसको देखती है एंड गर्ड्स भी लाइक ऐसे क्या देख रही है एंड कास्का भाई गर्ड्स के मुंह पे एक मुक्का मारती है एंड गर्ड्स भी लाइक अबे साली क्या करी है, एक तो मैंने तेरी जान बचाई और तुम मुझे ही मार रही है। लेकिन कास्का तो भाई जो भी उसके हाथों में लगा यहाँ पे आर्मर नाइफ सब भाई यहाँ पे गर्ड्स के ऊपर थ्रो करने लग जाती। जिस चीज को लेके यहाँ पे अब गर्ड्स भी थोड़े गुस्से में आता है। ही इज लाइक एक तो मैं इतनी भारी आर्मर को लेके तेरा तुझे यहाँ पे नदी से निकाला, तेरी जान बचाई, तुझे यहाँ पे गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू यहाँ पे मुझे थैंक यू बोलने के बदले मेरे ऊपर ही चाकू थ्रो कर रही है। अगर तू लड़की नहीं होती ना तो ऐसा मुक्का मारता कि भाई तेरा जबड़ा टूट जाता है यहाँ पे। एंड वेल इस चीज को सुन के यहाँ पे कास्का अडोन की बातों को भी याद करती है कि कैसे भाई यहाँ पे वो कास्का की बेइज्जती कर रहा था कि कैसे वो एक लड़की है उसको बैटलफील्ड के अंदर नहीं आना चाहिए और वगैरह वगैरह चीजें बोल रहा था। जिस चीज को सुन के यहाँ पे कास्का भी कहती है मैंने चूज नहीं किया था एक लड़की बॉर्न होने के लिए, मैं तो कभी चाहती नहीं थी कि ऐसे एक लड़की बॉर्न हूँ। एंड यहाँ पे फिर वो रोने लग जाती है, जिस चीज को देख के गर्ड्स भी लाइक लो अब इसने रोना चालू कर दिया। सो कास्का को यहाँ पे अभी भी थोड़ा फीवर तो था ही, तो थोड़ा यहाँ पे बेहोश हो जाती है। तो गर्ड्स यहाँ पे उसको वापस से केव में जाने के लिए कहता है, जहाँ पे उसको अपने सूखे कपड़े देता है ताकि कास्का उसको यहाँ पे पहन सके। और कास्का यहाँ पे उल्टा मुंह करके यहाँ पे रो रही होती है एंड गर्ड्स भी लाइक क्या तू अभी भी रो रही है। यहाँ पे कास्का फिर से गर्ड्स के ऊपर चिल्लाती है एंड गर्ड्स भी लाइक अच्छा अच्छा ठीक है जो करना है कर, तू बैठे रह चुपचाप। जिसके बाद गर्ड्स यहाँ पे कास्का से पूछता है तू तो एक लड़की है, आखिर तू भाई ऐसी जगह पे कैसे आ गई, बैंड ऑफ हॉक्स के साथ कैसे जुड़ गई तू। जहाँ पे कास्का पहले तो कुछ नहीं बोलती तो गर्ड्स यहाँ पे कहता है अगर तू नहीं बताना चाहती तो भाई ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे कास्का कहने लगती है कि ये ग्रिफिथ की वजह से ही है, मैं ग्रिफिथ को यहाँ पे फॉलो करते हुए आई हूँ। जहाँ पे अपनी कहानी सुनाने लगती है कि कैसे भाई वो एक ऐसे विलेज से आई थी जहाँ पे भाई वॉर का खतरा हमेशा बना रहता था और जो भी लोग वहाँ पे आते उन लोगों को लूट लेते थे, विलेज वालों को लूट लेते थे, जिसकी वजह से खाने पीने की भाई काफी कमी हो रही थी वहाँ पे। और तभी एक दिन वहाँ पे विलेज के पास से एक नोबल गुजर रहा था जिसने कास्का को यहाँ पे देखा और उसने कास्का के फादर को यहाँ पे कहा कि उसको एक मेड चाहिए, जहाँ पे वो कास्का को ले जाने आया था। जहाँ पे पहले तो कास्का का फादर थोड़ा हेजिटेट कर रहा था लेकिन फिर उसने भेज दिया क्योंकि कास्का के 6 भाई बहन थे और कास्का सबसे छोटी लड़की थी। तो यहाँ पे कास्का वैसे ही ज्यादा कुछ काम तो कर नहीं सकती थी, तो यहाँ पे कास्का उन लोगों के लिए बोझ बन रही थी। जिसकी वजह से कास्का उस नोबल के साथ चली गई जहाँ पे उसके साथ कैरेज के अंदर जा रही होती है। लेकिन भाई नोबल कोई दया खा के ये सब चीजें थोड़ी कर रहा होगा, उसके तो भाई कुछ इरादे होंगे ना, और वो इरादे भाई बिल्कुल भी ठीक ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो कास्का के साथ वही चीजें करने की कोशिश करता है जो चीजें तुम इमेजिन कर सकते हो। जहाँ पे कास्का यहाँ पे भागने की कोशिश तो करती है तो वो बंदा यहाँ पे कास्का को ऑब्वियसली ओवर पावर कर देता है और उसके साथ करने की कोशिश करता है, जहाँ पे कास्का ने भी भाई हार मान ली है। बट तभी यहाँ पे एक पर्सन पीछे से आता है जो कि इस नोबल मैन का भाई तलवार से एक कान काट देता है। एंड यहाँ पे वो नोबल मैन को सुना रहा होता है कि अगर तू एक नोबल बॉर्न हुआ तो तेरे पास क्या ऐसे राइट्स है कि ये सब चीजें तू कर सकता है। जहाँ पे कास्का पहली बार ग्रिफिथ को देखती है और उसको देख के यहाँ पे कास्का को ऐसे लगता कि भाई गॉड ने यहाँ पे कोई एंजल को सेंड कर दिया होगा इसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ग्रिफिथ कास्का की कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि यहाँ पे ग्रिफिथ कास्का को स्वॉर्ड पकड़ा देता है एंड ही लाइक अगर तुझे सच में यहाँ पे जिंदा रहना है, सच में कुछ करना है तो इस स्वॉर्ड को उठा ले तू। जहाँ पे कास्का जैसे ही उस स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करती है वो नोबल मैन भाई यहाँ पे कास्का के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कास्का तब तक स्वॉर्ड को उठा चुकी थी और जैसे ही वो नोबल मैन कास्का के ऊपर कूदता है भाई उसकी बॉडी यहाँ पे पियर्स हो जाती है स्वॉर्ड से। जिस चीज को देख के यहाँ पे कास्का शौक रह गई क्योंकि उस टाइम बस वो 12 साल की बच्ची थी जिसने भाई एक आदमी की यहाँ पे जान ले ली थी और उसको यहाँ पे समझ नहीं आया कि आखिर क्या उसने उसको मारा या फिर नोबल मैन खुद यहाँ पे भाई उसके ऊपर कूद के मर गया था। बट जो भी हो यहाँ पे भाई कास्का डर के मारे वो स्वॉर्ड को छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रिफिथ आता है, उसके हाथ को यहाँ पे पकड़ता है और उसके सर पे यहाँ पे थोड़े कंबल वंबल रखता है जिससे यहाँ पे कास्का को थोड़ी तसल्ली मिलती है और उसका थोड़ा जो गिल्ट है वो यहाँ पे चले जाता है। हाँ उसका डर तो यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं गया लेकिन जो गिल्ट फील कर रही थी एक आदमी को मार के वो यहाँ पे डिसअपीयर होने लग गया था। जहाँ पे अब कास्का वापस अपने विलेज के अंदर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि एक नोबल मैन यहाँ पे मर चुका
था। तो यहाँ पे कास्का ग्रिफिथ से पूछती है कि क्या मैं तुम लोगों के साथ आ सकती हूँ, जहाँ पे पहले तो बाकी जो लोग थे ग्रिफिथ के साथ वो यहाँ पे मना कर देते कि हम लोग यार एक वुमेन को अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन यहाँ पे कास्का कहती कि मैं कुछ भी कर लूंगी, यहाँ पे स्वॉर्ड्समैनशिप को सीख लूंगी, कुछ भी करूंगी, यहाँ पे मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ पे वापस नहीं जा सकती। एंड ग्रिफिथ भी लाइक तूने यहाँ पे फाइट करना तो सीख ही लिया है, तो तुझे यहाँ पे जो करना है वो कर, तुझे जिसको फॉलो करना है तो उसको कर सकती है। एंड वेल ऐसे ही यहाँ पे कास्का बैंड ऑफ हॉक्स के साथ जुड़ जाती है, जहाँ पे वो स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग लेती है, धीरे धीरे भाई इंप्रूव करती है, एक बैटल से दूसरी बैटल के अंदर जाती है, जहाँ पे वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रही थी। एंड ऐसे ही कास्का का बैंड ऑफ हॉक्स के साथ काफी टाइम बीत चुका था, जहाँ पे बैंड ऑफ हॉक्स एक फ्यूडल लॉर्ड की डिस्प्यूट के बीच में फंस जाते हैं, जहाँ पे हम एक ऐसे फ्यूडल लॉर्ड को देखते हैं जो कि था तो काफी अमीर और भाई काफी यहाँ पे रेपुटेशन भी थी उसकी अच्छी खासी, लेकिन उसका जो टेस्ट था यार वो भाई काफी यहाँ पे बेकार था। यहाँ पे उसके आसपास जो अटेंडेंट्स थे वो छोटे मोटे बच्चे थे जो कि उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग आते थे, जो कि काफी सुंदर दिखते थे, और उन छोटे मोटे बच्चों के साथ लड़कों के साथ खासकर वो जो करता था समझ ही रहे होगे तुम। एंड इसी टाइम पे बैंड ऑफ हॉक्स के अंदर एक छोटा बच्चा हुआ करता था, जहाँ पे उसकी यहाँ पे बैटल के अंदर जान चली गई थी, जिसको यहाँ पे ग्रिफिथ और कास्का देख रहे होते हैं, जहाँ पे ग्रिफिथ उसके एक छोटे से नाइट वाली टॉय को पकड़ता है और यहाँ पे कहता है क्या ये बच्चा अपने ड्रीम को अचीव करते हुए मर गया होगा, जहाँ पे ग्रिफिथ कहता है कि शायद मेरे ही ड्रीम ने इसकी जान ले ली थी। एंड यहाँ पे ग्रिफिथ इस बच्चे की मौत से यहाँ पे काफी मानो सैड फील कर रहा था, जो कि उसकी यहाँ पे आंखों और उसके फेस में नजर आ रहा था, जो कि यहाँ पे कास्का भाई बयां भी नहीं कर सकती, और ये चीजें सुन के यहाँ पे कास्का कुछ बोल भी नहीं पाती ग्रिफिथ को। एंड जब एक शाम यहाँ पे कास्का ग्रिफिथ को कैसल के पास से बुलाने आई थी, तो यहाँ पे वो ग्रिफिथ को कैसल की एक बालकनी में देखती है, जहाँ पे उसको आवाज तो देती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो देखती है कि ग्रिफिथ उसी फ्यूडल लॉर्ड के साथ था, जो कि भाई छोटे लड़कों के साथ वो सब चीजें किया करता था, जहाँ पे वो बंदा ग्रिफिथ के कंधे पे हाथ रखता है और उसको अंदर ले जाता है, और क्या करा होगा दोनों ने तुम लोग समझ ही रहे होगे। एंड ये चीज सुन के यहाँ पे गर्ड्स भी शौक रहे कि आखिर तू क्या करिए, पागल हो गई, क्या बोल रही है तू। तो यहाँ पे कास्का भी कहती है मुझे भी उस टाइम ये चीजें कुछ समझ नहीं आई, लेकिन जब अगली सुबह सुबह मैंने ग्रिफिथ को देखा जो कि यहाँ पे नहा रहा था, तो यहाँ पे ग्रिफिथ भी कास्का को देख लेता है, जहाँ पे ग्रिफिथ कास्का से पूछता है कि क्या मैं डर्टी हूँ, जिस चीज का यहाँ पे कास्का मना कर देती है ऑब्वियसली। एंड फिर यहाँ पे कास्का ग्रिफिथ से पूछती है आखिर तो उस जैसे बंदे के साथ अकेले क्या कर रहा था, बट फिर यहाँ पे वो खुद ही कहती शायद कोई वॉर काउंसिल रही होगी, कुछ काम की मीटिंग रही होगी, तभी तो वहां पे गया होगा। बट ग्रिफिथ यहाँ पे कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं था, जो तूने पहले समझा वही सच्चाई है, वही कर रहा था मैं उसके साथ जो तू सोच रही है। एंड यहाँ पे कास्का कहती आखिर क्यों, आखिर तूने उस जैसे पर्सन के साथ क्यों किया, जहाँ ग्रिफिथ कहता इट्स फॉर मनी। ग्रिफिथ यहाँ पे कहता है कि एक आर्मी को बस रन करने के लिए काफी ज्यादा मनी की नीड होती है, और जैसे जैसे यहाँ पे बैंड ऑफ हॉक्स ग्रो करेगा उसके साथ काफी ज्यादा हमें मनी की नीड पड़ेगी ही। सो क्योंकि यहाँ पे मैं उस ओल्ड मैन के टेस्ट को भा रहा था और मुझे भी यहाँ पे पैसे चाहिए थे, और दोनों के जो इंटरेस्ट है वो कोइंसाइड कर रहे थे, तो मैंने ऐसा इसलिए किया। बट कास्का इस चीज को सुन के कहती है आखिर क्यों, क्या हम यहाँ पे अभी अच्छा नहीं कर रहे, हम काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं अभी के टाइम पे भी। लेकिन यहाँ पे ग्रिफिथ कहता जो भी हम एक एक करके बैटल फाइट कर रहे हैं उसके साथ हम काफी सारे ट्रूप्स को लूज भी कर रहे हैं, जिस चीज को सुन के यहाँ पे कास्का कहती क्या तू उस बच्चे की बात कर रहा है, क्या तू उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा कर रहा है। बट देन ग्रिफिथ कहता नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे बस मैंने लॉजिकली सोचा कि अगर हम 10 बार बैटल के अंदर जाएंगे 100 से या सोल्जर्स को लूज करेंगे, क्या वो चीज सही है, या फिर बस एक ओल्ड मैन को सिड्यूस करना जो कि काफी कम रिस्क का है। और वो यहाँ पे ये तक कहता है कि मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि कौन से मेरे कॉमरेड्स यहाँ पे लाइफ लॉस्ट करते हैं मेरे अंडर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे खुद से फाइट करना चूज किया है। बट यहाँ पे वो ये तक कहता है कि ये चीज तो सही नहीं है कि यहाँ पे मेरे लिए काफी सारे सोल्जर्स मर रहे हैं, मेरे ड्रीम की वजह से काफी सारे सोल्जर्स मर रहे हैं, अपनी लाइफ को यहाँ पे दाव पे लगा रहे हैं, और मैं ही यहाँ पे बस क्लीन रह जाऊं। और ये कहते कहते यहाँ पे ग्रिफिथ लिटरली अपनी बॉडी को नोच रहा होता है, जहाँ पे उसकी बॉडी से यहाँ पे ब्लड बह रहा होता है। एंड कास्का यहाँ पे उसको रोकने के लिए आती भी है, लेकिन ग्रिफिथ कहता कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें मैं ठीक हूँ। और इसी टाइम से यहाँ पे कास्का ग्रिफिथ को एकदम अलग नजरिए से देखने लग गई थी। वो यहाँ पे समझ गई कि ग्रिफिथ असल में स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग काफी दिखाता है, जो कि अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए है। और इसीलिए यहाँ पे कास्का हमेशा ग्रिफिथ के साथ रहना चाहती है, उसकी स्वॉर्ड बन के उसको हेल्प करना चाहती है उसके ड्रीम को अचीव करने के लिए। पर फिर यहाँ पे कास्का गट से कहती है जिस दिन से तू बैंड ऑफ हॉक्स के अंदर आया, जिस दिन से तू ग्रिफिथ के सामने आया, यहाँ पे ग्रिफिथ चेंज होने लग गया। क्या तुझे वो दिन
याद है जब यहाँ पे ग्रिफिथ ने उससे वो चीजें कही थी जो कि आज तक उसने किसी से कभी नहीं कही, जिस चीज की वजह से यहाँ पे कास्का गट्स को एनवी तो करती है, लेकिन यहाँ पे गट्स की वजह से ग्रिफिथ भाई काफी इंपल्सिव हो जाता है। वो अपनी जान को भी यहाँ पे दाव पे लगाने के लिए चल देता है, जैसा अभी जोर्ड वाली बैटल के अंदर हुआ भी था। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से यहाँ पे कास्का गट्स को थोड़ा हेट करती है, क्योंकि उसकी वजह से ग्रिफिथ अपने आप को खतरे में डालता है, जिसकी वजह से उसका जो ड्रीम है वो खतरे में आ सकता है और जो पूरा बैंड ऑफ हॉक्स है वो यहाँ पे खतरे में आ सकता है। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों की बातचीत के बीच यहाँ पे थोड़े एनिमी से सोल्जर उनके सामने आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे गट्स और कास्का अभी के लिए तो छुपे रहे, लेकिन यहाँ पे गट्स कहता है कि हम शाम होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, और जैसे ही शाम होती है दोनों यहाँ से चलने की कोशिश करते। बट तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गट्स और कास्का को एनिमीज के काफी सारे सोल्जर्स यहाँ पे सराउंड कर लेते हैं, जिस चीज को देख के यहाँ पे गट्स और कास्का शॉक रहेगी, आखिर ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए। एंड तभी यहाँ पे वो जो बंदा है अडोन गट्स के सामने आता है एंड ही इज लाइक, तो तुम दोनों यहाँ पे जिंदा हो। मैं इस चीज को देख के खुश हुआ क्योंकि मैं तुम दोनों को अपने हाथों से ही मारना चाहता था। बट ये बंदा यहाँ पे कहता है कि मैं अभी तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें अपना प्रिजनर बना के ले जाऊंगा। एंड रही बात लड़की की, तो ये तो मेरे आदमियों के लिए खिलौना बनेगी। बट गट्स यहाँ पे कहता इस चीज को यार तू वापस से सोच ले एक बार, ये लड़की किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। अगर तू इसके साथ करने की कोशिश करेगा तो शी विल बाइट इट राइट ऑफ। और यहाँ पे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये सही में भाई दांत से काट के उखाड़ देगी तेरा। जिस चीज को सुन के यहाँ पे कास्का भी गट्स को मारती कि ओए क्या कह रहा तू। बट ये चीज सुन के अडोन भी लाइक, अबे साले तू मेरे से मजाक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे सारे सोल्जर्स को इन दोनों के ऊपर चार्ज करने को कह देता है, जहाँ पे भाई सारे सोल्जर्स गट्स और कास्का के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन भाई गट्स अपनी स्वॉर्ड को यूज करके इनको भाई ऐसे काट रहा है मानो भाई सब्जियां काट रहा हो। इवन कास्का भी भाई चाहे वो लड़की हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास भाई काफी अच्छी खासी स्वॉर्ड्समैनशिप की टेक्निक है, जहाँ पे वो स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई नहीं करती, बल्कि वो अपने अपोनेंट के वीक पॉइंट्स को टारगेट करती है, लाइक उनकी आर्टरीज, उनके वेन्स, उनके जो बाकी सारे वीक पॉइंट्स है। सो यहाँ पे गट्स को हम फाइट करते हुए देखते हैं, जो कि एक की मुंडी काट रहा है, दूसरे की बॉडी को आधे में काट रहा है, किसी के हाथ काट रहा है, किसी के पैर काट रहा है, जो भी उसके ऊपर एरो से अटैक करने की कोशिश करे, जो भी उसके ऊपर स्पेयर से अटैक करने की कोशिश करे। यहाँ पे गट्स जंप करता है भाई, लिटरली लोगों के मुंह के अंदर भाई शॉट डाल देता है अपनी, उनकी गर्दन को भाई एकदम झटके से अलग कर देता है। एंड ये सब चीजें देख के यहाँ पे अडोन अपने छोटे भाई को बुलाता है, जो कि भाई लिटरली काफी बड़ा बंदा है यार। सो यहाँ पे इस बंदे का नाम है सैमसन, जो कि अडोन का छोटा भाई है। और उसने जो आर्मर पहना है भाई, उसकी जो मोटाई है भाई काफी थिक है यार ये आर्मर, जहाँ पे अगर रॉक स्लाइड के नीचे भी आर्मर दब जाएगा फिर भी उसके ऊपर डेंट भी नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे सैमसन अपने आयरन बॉल को घुमाता है और गट्स के ऊपर फेंक देता है, लेकिन गट्स यहाँ पे उसको डॉज नहीं करता, बल्कि गट्स भी अपनी स्वॉर्ड को उठाता है एंड ले भाई उसके यहाँ पे आयरन बॉल को वापस से उसकी तरफ ही पटक देता है, जहाँ पे भाई अब दोनों ही काफी घमासान क्लैश के अंदर जुड़ जाते हैं, जहाँ पे सैमसन अपनी आयरन बॉल को यूज करके लगातार अटैक करे जा रहा है और यहाँ पे गट्स भाई उसको बार बार यहाँ पे ब्लॉक करे जा रहा है, वापस से उसके पास फेंके जा रहा है, जहाँ पे कास्का गट्स के पीछे यार वो देखती है कि यहाँ पे गट्स यार इजिली इस चीज को डॉज कर सकता है, आखिर वो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे डैमेज क्यों करवा रहा है। बट तभी वो नोटिस करती है कि गट्स यहाँ पे इसलिए इसको डॉज नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे कास्का उसके पीछे खड़ी है और उसको लग रहा है कि यहाँ पे कास्का भाई इंजर्ड हो सकती है। और तभी यहाँ पे कास्का नोटिस करती है कि गट्स के भाई पेट से यहाँ पे खून बह रहा है और ये उसी एरो की वजह से जो कि भाई अडोन ने उसके ऊपर शूट किया था, जहाँ पे इस चीज को अडोन भी नोटिस कर लेता है और वो बाकी सारे सोल्जर्स को कहता है कि ये बंदा भाई अभी इंजर्ड है, सब लोग मिलके इसके ऊपर अटैक करो, ये बंदा पक्का हार जाएगा। सो सैमसन यहाँ पे एक और बार गट्स के ऊपर अपनी आयरन बॉल को फेंकता है, लेकिन इस बार भाई गट्स अपनी स्वॉर्ड को यूज करके उसकी आयरन बॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देता और यहाँ पे गट्स कूद पड़ता है सैमसन को मारने के लिए, लेकिन सैमसन अपनी शील्ड को ऊपर करता है। बट भाई यहाँ पे गट्स सैमसन की शील्ड के साथ साथ उसके मुंह को भाई लिटरली आधे हिस्से में काट देता है यार, जिस चीज को देख के यहाँ पे सभी लोग शॉक रह गए। और तभी यहाँ पे गट्स कास्का से कहता है कि तू यहाँ से चले जा, यही तेरे पास एक मौका है। बट यहाँ पे कास्का उसको ऑब्वियसली मना कर देती है कि मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगी, तेरे को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। बट गट्स कहता अरे ऐसा मत समझना कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, तू यहाँ पे ऑलरेडी बीमार है और मेरे को स्लो डाउन कर रही है, तो यहाँ पे बेटर यही होगा तू यहाँ से निकल जा, मैं इजीली इन लोगों से फाइट कर लूंगा। फिर जिस चीज को देख के अडोन यहाँ पे अपने बाकी सारे सोल्जर्स को यहाँ पे लड़की के ऊपर भाई एरो शूट करने के लिए कहता है, लेकिन गट्स यहाँ पे भाई उन लोगों के सामने आ जाता है, जहाँ पे कुछ एरोस भाई गट्स को भी पियर्स कर देते हैं। एंड यहाँ पे गट्स फिर से कास्का के ऊपर चिल्लाता है कि भाग जा यहाँ से तू। एंड इस चीज को देख के यहाँ पे कास्का अब यहाँ से चले जाती है, जहाँ पे कुछ मेंबर्स यहाँ पे कास्का का पीछा तो करते हैं, जहाँ पे 4-5 मेंबर्स उसका पीछा करने लग जाते हैं। बट बाकी सारे जो मेंबर्स हैं यहाँ पे वो गट्स के सामने नहीं आते, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे गट्स उनको ताना मारते कि एक लड़की का पीछा करने से पहले मेरे से फाइट करो यार। सो जैसे ही यहाँ से कास्का जाती है, गट्स अपने हेलमेट को उतार के फेंकता है एंड ही इज लाइक अब मजा आएगा फाइट करने में, आ जाओ फाइट करने मुझसे। एंड इसके बाद तो यहाँ पे गट्स सारे एनिमीज को गाजर मूली की तरह काट रहा है, जिसको देख के सारे जो उसके दुश्मन है यहाँ पे भाई थर थर कांपने लग गए। दे वर लाइक हमको नहीं पता था कि एनिमीज के पास एक ऐसा सोल्जर होगा, हम लोग यहाँ पे अपनी जान गंवाने के लिए नहीं आए। तो यहाँ पे अडोन कहता है अरे मैं तुमको 3 टाइम नहीं 5 गुना ज्यादा बाउंड्री दूंगा जो भी इसको हराएगा। जिस चीज को सुन के सब लोग सोचते हैं ये तो भाई काफी अच्छा मौका है। एंड गट्स भी लाइक ये हुई ना बात, सब लोग साथ आ जाओ भाई मुझसे फाइट करने के लिए। एंड गट्स भाई यहाँ पे लोगों के लिटरली स्कल को भाई अपनी स्वॉर्ड को यूज करके ऐसे तोड़ रहा है लिटरली भाई, जो हमें पैनल देखने को मिल रहे हैं स्कल टूटते हुए, लोगों को पिटते हुए, कटते हुए, उनके हाथ कट रहे हैं, बॉडी कट रही है, सर कट रही है, भाई क्या ही मार रहा है गट्स यहाँ पे। जहाँ पे ये सारा सीन देख के सारे सोल्जर्स तो भाई थर थर कांप ही रहे हैं और गट्स यहाँ पे उल्टा उन लोगों से कहता है सुनो भाई मेरी जो स्वॉर्ड है वो काटने में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये बाकी स्वॉर्ड के मुकाबले में 3 गुना चौड़ी और 3 गुना हैवी भी है। सो अगर तुम लोग एक हिट के अंदर नहीं मरे तो तुम लोग पक्का प्रे करोगे कि काश में एक हिट के अंदर ही मर जाता। एंड वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 4-5 लोग यहाँ पे कास्का का पीछा कर रहे हैं, जहाँ पे 1-2 को तो यहाँ पे कास्का निपटा देती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी भाई वो वीक है, उसको अभी भी फीवर है, तो यहाँ पे कास्का बाकी सब लोगों के साथ डील नहीं कर पाती। जहाँ पे बाकी जो 3 मेंबर्स है वो यहाँ पे कास्का को पिन डाउन कर देते हैं और उसके साथ फिर से भाई वही सब चीजें करने की कोशिश करते हैं। पर कास्का भी लाइक मैं अपनी जीभ को तो बाइट नहीं करूंगी, लेकिन तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा करने भी नहीं दूंगी। तो भाई यहाँ पे कास्का एक लकड़ी के टुकड़े को उठाती है और जो बंदा उसके साथ करने की कोशिश कर रहा होता है उस लकड़ी के टुकड़े को उसकी आंख में घोप देती है। एंड जैसे ही वो लोग कास्का को मारने की कोशिश करते हैं तभी भाई पीछे से काफी सारे एरोज आते हैं जो कि उनको छल्ली कर देते हैं यार। जहाँ पे हम देखते हैं कि बैंड ऑफ हॉक्स के कुछ मेंबर्स जूडो के साथ यहाँ पे आ चुके हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए। एंड वेल इस चीज को देख के यहाँ पे कास्का थोड़ी चैन की सांस भरती है, जहाँ पे वो थोड़ा बेहोश भी हो जाती है। पर तभी यहाँ पे जूडो उसके सामने आता है और यहाँ पे कास्का उठती है और वो कहती कि गट्स यहाँ पे अकेले उन मेंबर से फाइट कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे बच के भाग पाई। बट वेल लगता नहीं है यहाँ पे गट्स को कुछ होगा, क्योंकि यहाँ तो गट्स बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह भाई लोगों को काटे जा रहा है। जिस चीज को देख के अब भाई यहाँ पे सब लोग शौक रहे, क्योंकि यहाँ पे 100 लोग गट्स से फाइट करने के लिए आए थे, लेकिन अब गट्स ने उन लोगों को काट काट के मार मार के 50 से भी कम कर दिया है यार। जहाँ पे अब आडोन गट्स के ऊपर एरो को शूट करके उसके लेफ्ट हैंड को पियर्स कर देता है, जिसकी वजह से अब गट्स अपने लेफ्ट हैंड को यूज नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी गट्स बस अपने एक हाथ को यूज करके यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है और उसके बावजूद भी यहाँ पे दुश्मनों को काटे जा रहा है। गट्स को यहाँ पे चाहे जितने भी अभी लोग बचे हैं सब खेल लेते। जहाँ पे गट्स काफी इंजर्ड हो रखा है, उसको भाई काफी एरो से पियर्स कर दिया है, उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे स्पेयर्स की इंजरी के निशान आ चुके हैं, उसकी बॉडी से काफी ब्लड बह रहा है। बट इसके बावजूद भी यहाँ पे गट्स कहता अब चीजें भाई काफी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। एंड ऐसे ही यहाँ पे गट्स पूरी रात भर भाई इन लोगों से फाइट करता रहा, जहाँ पे एक एक को वो काटता रहा और ऐसे ही करके भाई यहाँ पे सुबह हो जाती है। जहाँ पे जैसे ही कास्का और बाकी सब लोग यहाँ पे पहुंचते हैं वो लोग देखते कि भाई यहाँ पे लाशों का ढेर लगा हुआ है, जिस चीज को देख के यहाँ पे जूडो कहता क्या बात करा है, इन सब लोगों का गट्स ने अकेले फाइट करी, यहाँ तो भाई 100 लोग कम से कम पड़े होंगे। एंड तभी यहाँ पे इन लाशों के ढेर के बीच में यहाँ पे कास्का की नजर जाती है एक पेड़ के ऊपर, जहाँ पे वो देखती है गट्स को जो कि भाई सहारा लेके लेटा हुआ होता है। तो यहाँ पे कास्का दौड़ के गट्स के पास जाती है, उसको हिलाने की कोशिश करती है, उसको उठाने की कोशिश करती है कि क्या वो ठीक है। बट तभी यहाँ पे गट्स कहता है अरे यार मुझे इतना भी मत हिला, मेरी जो इंजरीज है, मेरे जो वुंड्स है वो वापस से खुल जाएंगे। और यहाँ से चालू होता है कैंप फायर ऑफ ड्रीम्स के चैप्टर, जिसको भी हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसके अगले पार्ट में भाई काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहाँ पे बैटल ऑफ डोलरी को हम देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बैटल है भाई इसके अंदर। और कुछ ऐसी हमें चीजें देखने को मिलेंगी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें भाई तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। सो होप करता तुम लोग यार वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट देखना है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।